नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्यामिति हम शुरू करेंगे। और जो चीज़ें मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है कि काफ़ी समय से मैं वीडियोस डाल नहीं पा रहा था, तो मैं कंटेंट डेवलपमेंट के काम में लगा हुआ था। और जो कंटेंट मैं अब आपको डिलीवर करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक होगा और एकदम लेटेस्ट होगा जो एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो चलिए ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं, ज्यामिति को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री में आपको जो समझना है वो क्या समझना है? आपको समझना है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या होता है? पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। अब बहुभुज को आप समझिए, बहुभुज हम किसे कहते हैं, किस आकृति को बहुभुज कहा जाता है? तो जैसे मैं क्लास में पूछता हूँ कि भाई बताइए पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं या 4 से ज़्यादा। तो नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे आप इसे क्लासीफाई नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोई भी बंद आकृति, कोई भी क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति। जैसे आप इस चीज़ को समझो बहुत अच्छे से कि अगर ये एक फिगर है और अगर ये क्लोज्ड है, अगर आप देखेंगे तो 5 भुजाओं की आकृति है, इसे पंचभुज कहा जाता है। और अगर ये बंद आकृति है, अगर ये क्लोज्ड फिगर है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे पॉलीगन कहा जाएगा। अब और देखिए, और भी हम बहुत सारे डायग्राम्स बना सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा भुजाएं होंगी बहुभुज उसी के हिसाब से बनता जाएगा। तो पेंटागन हो गया, हेक्सागन, षटभुज कहते हैं, षटकोण भी आप इसे कह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे पॉलीगन्स पॉसिबल हैं। और सर्कल भी, अगर आप वृत्त की बात करें तो वृत्त भी किसकी कैटेगरी में आएगा? बहुभुज की कैटेगरी में आएगा। इसे भी हम क्या कह सकते हैं? बहुभुज कह सकते हैं। और एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। तो अनंत भुजाओं का बहुभुज अगर कहा जाए तो क्या होगा? वो वृत्त होगा। अब एक चीज और समझिए, जैसे मैं बहुभुज बनाने की अगर कोशिश कर रहा हूं, मैंने एक साइड बनाई, ये दूसरी साइड बनाई, तो आप इस बात को समझो, क्या 2 भुजाओं में आकृति बंद हो पाएगी? क्या क्लोज्ड फिगर बन पाएगा? जबकि पॉलीगन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आकृति आपकी कैसी होनी चाहिए? आकृति आपकी क्लोज्ड होनी चाहिए, आकृति बंद होनी चाहिए। तो 2 भुजाओं में तो भाई आकृति बंद नहीं हो पाएगी। अगर आकृति को बंद करना है तो कम से कम कितनी भुजाएं होना तो अनिवार्य है, कितना नेसेसिटी है यहाँ पर 3 भुजाएं। तो अगर 3 भुजाएं हैं तो आकृति बंद हो सकती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा, या 3+ या 4 या 5 या 6, 3 या 3 से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को भी क्या कहा जाता है? पॉलीगन कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है। तो यहां से हमने क्या समझा? हमने सिर्फ ये समझा कि बहुभुज होता क्या है। तो किसी भी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। भुजाएं कितनी भी हों, पर न्यूनतम कितनी होती हैं? न्यूनतम पॉलीगन में कितनी साइड्स होती हैं? मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3। कम से कम 3 भुजाएं यहां पर होना अनिवार्य है। और कम से कम 3 तो अधिक से अधिक कितनी होती हैं? अनंत भुजाएं होती हैं। इसे मैथमेटिकली प्रूफ भी किया जा सकता है कि सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा था, किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स होती है? तो हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। जब बारी आएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं कि इसे सिद्ध कैसे किया जाता है कि वृत्त में अनंत भुजाएं होती हैं। पर फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलीगन के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि मिनिमम कितनी साइड्स होती हैं। अब मैं इसका वर्गीकरण करूंगा, क्लासिफिकेशन करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा था कि वर्गीकरण हम किस कैटेगरी में कर सकते हैं। तो जो पॉलीगन होते हैं, बहुभुज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 श्रेणियों में बांटते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। पहला होता है उत्तल। उत्तल जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, कॉन्वेक्स। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं 2 प्रकार के लेंस पढ़ते हैं, आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है। एक है उत्तल, उत्तल को हम कहते हैं कॉन्वेक्स, और एक होता है अवतल, जिसे क्या कहा जाता है? कॉनकेव कहा जाता है। तो 2 प्रकार के हमारे पास पॉलीगन होते हैं। अब फिजिक्स कहां से आ गई भाई मैथ में? आप समझिएगा बात को। उत्तल कौन सा होता है? एक ऐसा पॉलीगन किसी भी प्रकार का, अब जैसे कि मैंने एक त्रिभुज ले लिया, जैसे कि मैंने यहां पर पेंटागन ले लिया, जैसे कि यहां पर मैंने एक ऑक्टागन ले लिया, अष्टभुज।
8 भुजाओं की बंद आकृति। आप कोई सा भी पॉलीगन लीजिए, इनफैक्ट आप सर्कल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वृत्त भी बना लिया। अब वृत्त में आप यहाँ पर, मैं इसलिए फिलहाल इसे नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पर आप एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर मतलब संलग्न जो भुजाएं होती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वृत्त में अनंत भुजाएं होती हैं, तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण क्या होता है, वो जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आप फिलहाल सर्कल को मत लीजिए। आप समझिएगा इनसे, त्रिभुज से पेंटागन है या ऑक्टागन है, कोई सा भी बहुभुज है, अगर उसका आंतरिक कोण, जैसे ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है आपका आंतरिक कोण, इन्हें हम इंटरनल एंगल कहते हैं, आंतरिक कोण कहते हैं। तो किसी भी बहुभुज का अगर सारे के सारे आंतरिक कोण अगर कितने से छोटे हैं, अगर 180 डिग्री से छोटे हैं, क्या कहा मैंने, ध्यान से समझिए बात को, कि अगर आंतरिक कोण किससे कम है, 180 डिग्री से कम है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये उत्तल बहुभुज की कैटेगरी में आएगा, कॉन्वेक्स की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि आप देखिए कि अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लूं, समबाहु त्रिभुज, विद्यार्थी जानते होंगे कि जिनकी सारी भुजाएं बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसके कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के। तो अगर सारे के सारे इंटरनल एंगल कितने से कम है, 180 से कम है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे उत्तल बहुभुज कहा जाएगा, इसे कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाएगा। बात करते हैं कॉनकेव की। अब जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एंगल किससे छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो कॉनकेव में क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट, ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है यहां पर, एटलीस्ट लिखा है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, एटलीस्ट एक, कम से कम एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, थीटा आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए। कम से कम एक कोण किससे बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब डायग्राम से समझिए इस बात को। जैसे कि मैंने ये पॉलीगन बनाया, ये एक बहुभुज है, कितनी भुजाएं, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4 भुजाओं की आकृति है। आप देख पा रहे हैं कि ये वाला भी आंतरिक कोण है, ये वाला भी आंतरिक कोण, ये भी आंतरिक कोण और ये भी आंतरिक कोण, और ये वाला जो आंतरिक कोण है ये साफ आप देख पा रहे हैं 180 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन। ये जो एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री का। अगर ये जो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइन की बजाय और थोड़ा डाइवर्ज हो जाएंगी और थोड़ा फैल जाएंगी, तो कोण कितने से बड़ा हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। और वही चीज यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है कितने से बड़ा हो गया, 180 डिग्री से बड़ा हो गया। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अवतल बहुभुज कहा जाता है, इसे कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाता है। जबकि मैंने यहां पर क्या लिखा है, कम से कम एक, मतलब अनिवार्यता इस चीज की है कि एक तो होना ही चाहिए, एक तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं। पर आपके काम की बात क्या है, मतलब ये जो हम समझ रहे हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ेंगे अगर उन्हें बुक्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। पर क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ से, क्या पूछा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सवाल तो यहाँ से ये बन सकता है कि कॉन्वेक्स में एंगल सारे के सारे क्या होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं, जबकि कॉनकेव में कम से कम एक एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है। दूसरी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कॉन्वेक्स में मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 3, भुजाओं की संख्या कम से कम कितनी होती हैं, 3। आप समझ लो इस बात को कि त्रिभुज से कम भुजाओं का तो कॉन्वेक्स पॉलीगन बन ही नहीं सकता। अगर आप कॉन्वेक्स मतलब अगर आप उत्तल बहुभुज बना रहे हैं तो त्रिभुज से कम भुजाओं का नहीं बनेगा। पर अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव में मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, आप काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स क्या है, न्यूनतम भुजाओं की संख्या क्या होती है, 4। अब अगर मैं कोशिश करूं कि जैसे एक ये आंतरिक कोण मैंने माना 180 डिग्री से बड़ा, तो 2 भुजाएं तो बन चुकी हैं। तो अगर आप तीसरी भुजा से इन दोनों वर्टेक्स को टच करना चाहोगे, अगर आप इसे ऐसे टच कर दोगे तो भाई ये आंतरिक कोण नहीं रहा, ये क्या बन गया, अच्छा एक्चुअल में बाह्य कोण भी नहीं है, इसे अपवृत कोण कहा जाता है। हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, नहीं तो कुछ विद्यार्थी समझें कि ये आंतरिक कोण है तो ये बाह्य कोण हो गया, भाई ये बाह्य कोण नहीं होता है, इसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर ये 180 डिग्री से बड़ा है
तो अवतल में बाह्य कोण नहीं आंतरिक कोण होना चाहिए, मतलब ये एंगल कहां आना चाहिए था, पॉलीगन के अंदर, पर ये तो कहां पहुंच गया, पॉलीगन से बाहर। मतलब 3 भुजाओं में पॉलीगन बंद हो ही नहीं पाएगा। अगर आप इस पॉलीगन को बंद करना चाहते हो तो आपको कितनी भुजाएं, 2 और भुजाएं बनानी पड़ेंगी, मतलब टोटल कितनी बनेंगी, 4 साइड्स। तो न्यूनतम भुजाओं की संख्या कॉनकेव में क्या होती है, 4 होती है, जबकि कॉन्वेक्स में कितनी होती है, 3 होती है। तो ये 2 मैंने क्लासिफिकेशंस बताए, हालांकि क्लासिफिकेशंस और भी बहुत सारे प्रकार के हैं जो कि हम चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं थोड़ी चर्चा करूंगा यहां पर ट्राइंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज के बारे में अगर मैं कहूं तो बहुत ही हल्के में लेते हैं विद्यार्थी इसे। विद्यार्थी क्या, टीचर्स भी बहुत ही हल्के में लेते हैं। आमतौर पर मैं देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ट्राइंगल को बहुत ही कम में ही खत्म कर देते हैं। वो सिर्फ ये बताते हैं कि ट्राइंगल ऐसा होता है, एंगल्स का सम इतना होता है, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर भी ट्राइंगल, इसका बेसिक ही इतना ज़्यादा डीप है कि आप समझिएगा कि सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइंगल बनाने के लिए नेसेसिटी क्या है, अनिवार्यताएं क्या हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है, एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा है 7 सेंटीमीटर और एक भुजा है 11 सेंटीमीटर। मैंने क्या लिखा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3, 7 और 11 सेंटीमीटर। और अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि क्या त्रिभुज बन पाएगा, तो आधी से ज्यादा जनता कंफ्यूज हो जाएगी और बता ही नहीं पाएगी कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। जबकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, एक ऑप्शन दे दिया जैसे 5 है, 8 है, 17 है, एक है 3 है, 4 है और 9 है, और एक है 2 है, 3 है और 4 है। ये मैंने 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। और मैं अगर आपसे पूछ लूं कि इनमें से कौन सी भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है, तो मैक्सिमम लोग नहीं बता पाएंगे। पर क्या अनिवार्यता है, कैसे हमें पता पड़ता है कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझिए कि जैसे मैंने चलिए पहले वाली कंडीशन को हम ट्राई करते हैं। एक भुजा मैंने बनाई 3 सेंटीमीटर, बहुत ही ठंडे दिमाग से आप समझिएगा इस बात को, 3 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर। मैंने यहां पे ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं कि लगभग 7 सेंटीमीटर है। और तीसरी भुजा आप क्या देख रहे हो, 11 सेंटीमीटर। तो आप इस बात को बता दो कि अगर ये 3 है और अगर ये 7 है, तो क्या 11 सेंटीमीटर की साइड यहां पर बन पाएगी या नहीं। अब हमें कैसे पता, हम थोड़ी ना मेजरमेंट कर रहे हैं बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। भाई बड़ी साधारण सी बात है कि अगर ये 3 और 7 मैं स्ट्रेट लाइन में भी बना दूं, सरल रेखा में भी बना दूं, कि जैसे मैंने ये 3 बना दिया और ये मैंने बना दिया 7 यहां पर, तो जो तीसरी भुजा जो इन दोनों को टच करेगी वो मैक्स टू मैक्स, मतलब अधिकतम कितनी लंबाई की हो सकती है भाई, 10 सेंटीमीटर की हो सकती है। क्या वो 11 सेंटीमीटर वाली हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि अगर 3 और 7 मैंने स्ट्रेट लाइन में भी ले लिए, तो तीसरी भुजा अधिक से अधिक कितनी हो सकती थी, 10 सेंटीमीटर की हो सकती थी। पर अगर वो 10 सेंटीमीटर की होती तो भी त्रिभुज नहीं बनता, वो तो क्या बन जाती, कोलिनियर लाइंस बन जाती, संरेखीय बन जाती वो। तो त्रिभुज बनाने के लिए आप इस बात को समझो कि अगर एक 3 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं, इनका जो ट्रेस है, ट्रेस तो सेम होगा, मतलब एक ही लाइन में तो होंगे नहीं, तो 7 थोड़ा सा तिरछा होगा। अब ये जो तीसरी भुजा है ये क्या होनी चाहिए, अगर ये 3 है ये 7 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लेंथ होगी वो हमेशा किससे कम ही होगी, 3 और 7 के योग से तो क्या होगी, कम। क्योंकि 3 और 7 का योग करेंगे तो 10 आएगा, और 10 अगर तीसरी भुजा होगी तो सरल रेखा बनेगी, त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी, अगर आप उसे त्रिभुज कह भी रहे हो, तो ऐसा त्रिभुज बन रहा है कि जिसके तीनों शीर्ष क्या हैं, संरेखीय हैं, तीनों वर्टेक्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि त्रिभुज बनाने के लिए अनिवार्यता क्या है कि अगर छोटी भुजाएं 3 और 7, तो तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, इनके योग से छोटी ही होनी चाहिए। मतलब मान लो ए, बी और सी, ए और बी छोटी वाली भुजाएं हैं और सी बड़ी वाली भुजा है, तो अब इस बात को समझो कि छोटी भुजाओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, किससे, तीसरी भुजा से। अब देखो यहां पे 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया, तो तीसरी भुजा क्या 10 से ज्यादा होगी, 10 से कम। भाई तीसरी भुजा तो क्या होगी, कम ही होगी 10 से, और इनका योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकेस यहां पर ये भुजा 10 से छोटी होगी तो 9 हो गई। तो आप देखो छोटी भुजाओं का योग तो तीसरी भुजा से क्या हो गया, ज्यादा।
तो आप अगर देखेंगे कि छोटी भुजाओं का जो योग 3 और 7 कितना हो गया 10, क्या ये ज्यादा है 11 से? भाई नहीं है, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। छोटी भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? ज्यादा। यहां पर गलती से भी इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा लेना, जैसा कि आपको क्लास में किसी टीचर ने पढ़ा दिया होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे, बुक्स में देखेंगे आप। तो ग्रेटर होना चाहिए, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो 10 है, 11 से छोटा। तो 8 और 5 तो कितना हो गया? 13 हो गया इनका योग, जो कि 17 से बड़ा नहीं है। होना क्या चाहिए? छोटी भुजाएं तीसरी वाली से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। भाई ये भी नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटी भुजाएं। और यहां पर अगर मैं देखूं 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। ग्रेटर देन क्या हो गया? 4। तो मतलब हाँ बिल्कुल सही है कि 2, 3 और 4 वाली भुजाएं अगर लेके मैं त्रिभुज बनाना चाहूंगा तो त्रिभुज बनाना पॉसिबल है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको यहीं से बता दिया, और ये कंडीशन आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा इस चीज के, कि छोटी भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? तीसरी भुजा से। तो अगर sum of smaller sides is greater than the third side, then the construction of triangle will be possible. तो अगर छोटी भुजाओं का योग किससे ज्यादा होगा? तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, तभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन वाइज ये ट्राइंगल बना पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अभी जो मैंने आपको कंडीशन समझाई ट्राइंगल की, क्या समझाई मैंने? कि a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन c। छोटी भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से। तो क्या यहां से कोई सवाल बन सकता है? भाई बिल्कुल बन सकता है। सवाल CGL तक में पूछे गए हैं, और ऐसा क्वेश्चन संविदा के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ग्रेड 2 के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहां से पूछ लिए जाते हैं, पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं किताबों में बहुत ही रेयर है मिलना। तो कैसा सवाल आता है कि आप समझो बात को, कि एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं हैं, 4 सेंटीमीटर ले ली मैंने एक भुजा, और एक भुजा ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर। 2 भुजाएं आपको दी गई हैं। क्या दी गई हैं? कि एक साइड है 4 सेंटीमीटर एंड सेकंड जो साइड है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका न्यूनतम और अधिकतम परिमाप बताइए। क्या बताइए? कि मिनिमम और मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा? मिनिमम एंड मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा? न्यूनतम और अधिकतम परिमाप क्या होगा? ये चीज आपसे पूछी जा रही है। परिमाप आप लोग जानते ही होंगे, 10वीं अगर आपने पास करी है ईमानदारी से, तो परिमाप आप लोग जानते होंगे कि अगर तीनों भुजाओं को हम क्या कर दें? प्लस कर दें, a, b और c, मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? इसको पेरीमीटर कहा जाता है। बाय 2 कर देंगे तो वो अर्ध परिमाप बनता है, सेमी पेरीमीटर। पर आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम और अधिकतम क्या है? परिमाप यहां पर कितना होगा? तो काफी बच्चे देखेंगे और बोलेंगे अरे तीसरी भुजा तो दी नहीं है, तो हम कैसे बता दें अधिकतम परिमाप? तीसरी भुजा तो कितनी हो सकती है? न्यूनतम तीसरी भुजा हम 0 ले लेते। तो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं विद्यार्थी। पर अब समझो इस बात को, कि अगर a, b और c 3 भुजाएं हैं, और मैं मान रहा हूं कि जो c है वो सबसे बड़ी वाली साइड है। क्या माना मैंने? कि a और b छोटी भुजाएं हैं और c क्या है? सबसे बड़ी साइड है। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, इसी के बेसिस पे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर एक भुजा है 4, एक भुजा है 5, छोटी भुजाएं अगर 4 और 5 है, तो इनका योग क्या हुआ भाई? इनका योग हो गया 9। क्या हो गया? इनका जो सम हो गया वो कितना हो गया? 9। और मैं जानता हूं कि छोटी भुजाओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? तीसरी भुजा से। तो ये तीसरी भुजा होने को तो कितनी हो सकती है, पर मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है? ये 8 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी भाई। अगर मैंने ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया, और इन केस यहां पर मैंने 10 ले लिया होता, तो छोटी भुजाओं का योग क्या अब ज्यादा रहा तीसरी भुजा से? छोटी भुजाओं का योग 9 है, जो कि ज्यादा तो नहीं है। अगर यहां पर तीसरी भुजा 9 भी होती तो भी तो ये क्या हो गया? बराबर हो गया, जबकि बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पर अधिक से अधिक क्या ले सकता हूं? 8 ले सकता हूं, 8 से ज्यादा नहीं ले सकता। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कि छोटी भुजाओं का योग जो है 9 है, जो कि ज्यादा होना चाहिए किससे? तीसरी भुजा से। तो 9 किससे ज्यादा होता है? 8 से ही तो ज्यादा होता है। तो अब अगर मैं यहां पर परिमाप की बात करूं, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 17 सेंटीमीटर। ये क्या बना? परिमाप इस त्रिभुज का। कि तीसरी भुजा अधिक से अधिक कितनी हो सकती थी? 8 हो सकती थी। अगली कंडीशन देखिए। तो एक कंडीशन मैंने बताई, अधिकतम परिमाप हमारा निकल के आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। 8 से ज्यादा लोगे तो ट्राइंगल पॉसिबल होगा ही नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। दूसरी कंडीशन को आप समझिए, कि अगर मैं 5 को, जैसे a तो चलो मैंने 4 ले लिया,
बी 5 नहीं लिया, मैंने सी को क्या मान लिया 5, मतलब जो सबसे बड़ी वाली भुजा थी वो क्या मान ली 5। 4 को तो ले नहीं सकते कि 4 से बड़ा तो क्या होता है 5 ही होता है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई 5। अब मैं ये जानता हूं कि छोटी भुजाओं का जो योग है 5 से तो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पर 5 से ज्यादा होने को तो 7, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, पर कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए 6, क्योंकि 7, 8, 9, 10, 11 तो कुछ भी हो सकता है, पर कम से कम कितना होना चाहिए 6। 6 से कम तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर 6 से कम ले लेंगे छोटी भुजाओं का योग तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो छोटी भुजाओं का योग क्या होना चाहिए था, तीसरी भुजा से ज्यादा कितना होना चाहिए, मतलब 6, और अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, तभी तो टोटल क्या हो जाएगा 6। तो छोटी भुजाओं का योग क्या हो गया 6, जो कि तीसरी भुजा से ज्यादा। अब आप यहां पर 2 से कम नहीं ले सकते, अगर आप 2 से कम ले लोगे, 1 या 0 ले लोगे तो फिर से ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो इस बार अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो 4 और 2 6 और 5 कितना हो गया यहां पर 11 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम परिमाप कितना निकल के आ रहा है, आप समझिए बात को कि न्यूनतम पेरीमीटर निकल के आ रहा है 11 और मैक्सिमम कितना निकल के आ रहा है 17। मतलब ये एक ऐसा ट्राइंगल है, अगर आपको दो भुजाएं पता है 4 और 5, तो इनका जो पेरीमीटर होगा, जो परिमाप होगा वो 11 से लेकर 17 के बीच में ही रहेगा। पेरीमीटर 11 से ज्यादा होगा, 17 से क्या होगा कम होगा। ये है न्यूनतम परिमाप और ये है अधिकतम परिमाप। ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 4, जिसमें से आप 11 और 17 वाली रेंज को टिक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप इसे दोबारा देख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं यहां पर कि दो भुजाएं हमने ले ली। सपोज एक भुजा मैंने ले ली है यहां पर 6 सेंटीमीटर और एक भुजा मैंने यहां पर ले ली है 8 सेंटीमीटर, और न्यूनतम और अधिकतम परिमाप आपसे पूछा गया है त्रिभुज का। अगर दो भुजाएं आपको कितनी दी गई हैं, 6 और 8 दी गई हैं। तो कैसे करेंगे हम सवाल को, भाई बहुत ही आसान है। जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ए, बी और सी तीनों भुजाएं आप मान लीजिए। छोटी भुजाएं अगर 6 और 8 हैं तो इनका योग कितना हो रहा है, इनका योग हो रहा है 14। इनका योग कितना हो गया, 14 हो गया इनका योग। तो जैसा कि हम जानते हैं छोटी भुजाओं का योग तीसरी से तो ज्यादा होना चाहिए, तो 14 जो है किससे, तीसरी वाली भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो 14 किससे ज्यादा होता है, 13 से ज्यादा होता है। तो आप समझिए इस बात को कि योग किससे ज्यादा होना चाहिए था, छोटी भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा, तो 14 है, योग किससे ज्यादा होता है 13, मतलब तीसरी भुजा अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 13 हो सकती है। तो पेरीमीटर 13, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पहली चीज हमने ये पता करी, अधिकतम परिमाप। अगर कंडीशन नंबर 1 थी ये, कंडीशन नंबर 2 की बात करूं, 6 यहां पर 8 अगर मैंने बड़ी भुजा मानी तो छोटी भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, मतलब छोटी भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, 8 से ज्यादा। अगर ये 6 है, टोटल 9, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3। अब आप बात को समझिए, परिमाप कितना हो गया, 8 और 3 और 6 कितना हो जाएगा 17। तो ये हो गया आपका न्यूनतम परिमाप। तो मिनिमम और मैक्सिमम पेरीमीटर आपको मिल गए। पर जो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, जिनका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, वो क्या करेंगे, वो इस प्रकार के फॉर्मूलाज याद कर लेंगे। फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, दुनिया की किसी किताब में आपको ये मिलने नहीं वाले हैं दोनों फॉर्मूलाज। तो मिनिमम और मैक्सिमम पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे ए और बी, तो आपको दिया ही है। ए और बी मतलब छोटी भुजा को ए और बड़ी भुजा को क्या लेना है, बी। क्योंकि पहले फॉर्मूला में भले ही फर्क ना पड़े ए और बी का, पर सेकंड फॉर्मूला में अगर आपने बी की जगह छोटी भुजा रख दी तो आपका आंसर गलत निकल के आ जाएगा। तो ए मतलब क्या है, छोटी भुजा, और बी मतलब क्या है, बड़ी भुजा। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं परिमाप कैसे निकलेगा। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 माइनस 1। तो आप देखिए 28 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। ये अधिकतम मैक्सिमम के लिए था, वही हमारा आ रहा है। सीधा वैल्यू रख के आप कर सकते हैं। मिनिमम की बात करेंगे तो भाई ए का रोल है ही नहीं, ए का रोल ही नहीं है, मतलब ट्वाइस ऑफ बी प्लस 1, तो 8 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। मैंने यहां पर क्या किया है, बी की जगह पर सीधा सीधा 8 पुट कर दिया है। तो अब यहां पर विद्यार्थी दिमाग लगा लेता है कि अच्छा एक ही भुजा में काम हो रहा है, तो मतलब न्यूनतम परिमाप तो मैं तब भी निकाल लूंगा जब त्रिभुज की एक ही भुजा दी जाएगी। तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा लॉजिक ना लगाएं। मैक्सिमम और मिनिमम पेरीमीटर आपको कब निकालने हैं, जब आपको दो भुजाएं दी जाती हैं। हालांकि ये सही बात है कि एक ही भुजा पर काम हो जाएगा, पर डिपेंड ये करता है कि एक भुजा पर काम तभी हो पाएगा जब दूसरी भुजा क्या होगी, उससे कम ही होगी। इवन की
तीसरी भुजा भी क्या होगी, उससे कम ही होगी, तब आप मिनिमम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। आप मेरी बात को बहुत गहराई में समझिए कि जो b यहां पर है, जो मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, ये इत्तेफाक से क्या बन गया, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बन चुकी है ये। मतलब जो 8 है, अगर पेरीमीटर क्या है 17 है, आप बात को समझो कि ये रहा हमारा ट्राइंगल, 8 यहां पर क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, और 6 और 3 क्या है, बची हुई छोटी भुजाएं। तो आप न्यूनतम परिमाप निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई तो कर दोगे, सिर्फ एक ही भुजा की जरूरत है यहां पर ये जो तीसरी भुजा जो आप बी यहां पर यूज कर रहे हो, त्रिभुज की क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी भुजा। मेरी बात को समझिए, हालांकि क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, पर अगर आ जाए कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो उसका न्यूनतम परिमाप क्या होगा, मिनिमम पेरीमीटर, तो आंसर 17। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो यहां पर पुट की जाती है। और मैक्सिमम के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 भुजाएं चाहिए। मिनिमम के लिए एक ही भुजा में काम हो जाएगा, पर अनिवार्यता क्या है, मैं फिर से बता दूं, एक भुजा में काम होगा न्यूनतम परिमाप का, पर वो तीसरी भुजा होनी चाहिए, मतलब वो सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। अगर ये बड़ी साइड नहीं है, अगर ये स्मॉलेस्ट साइड होती, जैसे मैं कह दूं कि त्रिभुज की न्यूनतम भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर, मिनिमम अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो क्या आप निकाल पाओगे। अगर छोटी भुजा दे दी जाए तो मिनिमम पेरीमीटर नहीं निकलेगा, अगर बड़ी भुजा दे दी जाए तो मिनिमम पेरीमीटर निकालना पॉसिबल होता है। तो आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना, जो फॉर्मूला से करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं तो आपसे बनने चाहिए।